हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आपका 11th का टॉपिक है। इसमें आइसोमेरिज्म देख रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग लगाएंगे सब लोग। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग स्थिति समावयवता। क्या बोलते हैं? स्थिति समावयवता। तो लिखेंगे हम लोग स्थिति समावयवता। अब स्थिति समावयवता क्या होता है? जैसे कि इसमें आपको जो ध्यान रखना है कि जो कार्बन का चेन है वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब जितने भी आइसोमर्स आएंगे तो उसमें जो कार्बन का चेन होगा वो उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे मान लिया जाए कोई कार्बन है और इसमें जो है आपका जो है 5 कार्बन का चेन है, तो सब में कितना होना चाहिए? 5 कार्बन का ही चेन होना चाहिए। यदि 4 कार्बन का चेन है तो सब में 4 ही कार्बन का चेन होना चाहिए। कार्बन के चेन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे कुछ बातें याद रखना है। तो आपको तो एक बात पता है कि आइसोमेरिज्म में सबसे जो बड़ी बात है, इसमें जो ध्यान रखना है आपको, वो है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबका सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सबका सेम होगा। लेकिन बदलाव किस में आता है? तो चेंजिंग जो आता है वो यहाँ पे आएगा पोजीशन। तो किसका पोजीशन भाई? किस चीज़ का पोजीशन? तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होंगे। फंक्शनल ग्रुप हो सकता है पोजीशन में, या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, या फिर आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए पोजीशन आइसोमेरिज्म आखिर क्या होता है। सबसे पहले याद रखेंगे, जो आइसोमर्स होंगे उसका कार्बन के चेन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं होना। यदि कार्बन के चेन में बदलाव आता है तो स्ट्रक्चरल, जो हम लोग पढ़े थे चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन के अंदर आ जाएगा। तो चेन में क्या हो रहा था कि कार्बन का जो स्केलेटन था या कार्बन का जो चेन था वो अलग अलग आइसोमर में अलग अलग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यदि कोई पूछे पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है तो आप बोल सकते हैं, लिखेंगे व्हेन 2 और मोर देन 2, when 2 or more than 2 compounds having same molecular formula, but differ in positions of substituent अब यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? when 2 or more than 2 compounds having same molecular formula but differ in positions of substituent or functional group, ठीक है? क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड in a carbon chain is called position isomers. It's called position
आइसोमर्स and this phenomenon is called position isomerism। अब इसको ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। तो यहां पे बोल रहा है कि when two or more than two compounds having same molecular formula। तो ये तो बात आपको सबको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सबका क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है, डिफर इन पोजीशन। तो ये पोजीशन क्या चीज है भाई, किस खेत के मूल्य का नाम है पोजीशन। तो पोजीशन में आपको सब्स्टिट्यूएंट हम लोग बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट जैसे मान लिया C2H5 का सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है या CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। तो यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिए। सब्स्टिट्यूएंट मतलब इसको प्रतिस्थापी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोला जाता है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप जैसे मान लीजिए अल्कोहल है, कीटोन है, ये सब क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे मान लिया जाए कोई कंपाउंड है, उसमें अभी डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है, स्थिति है 2 नंबर पे है, और अगला कंपाउंड में देख रहे हैं कि 3 नंबर में। कितना नंबर में है, 3 नंबर में है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। तो एकदम ध्यानपूर्वक याद करें सब लोग, चलिए मेरे साथ बोलेंगे। तो when two or more than two compounds having same molecular formula but differ in positions of क्या चीज, substituent, functional group, double bond और triple bond in a carbon chain is called position isomers। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, positions isomers बोलेंगे। और यहां पे ध्यान देने की बात है कि जो ये घटना है, फेनोमेना का मतलब क्या होता है जी, घटना। ये जो घटना घट रही है इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबको दिख रहा है ठीक से, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग कमेंट करते रहे, है ना, कि दिख रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके कमेंट करें और बताएं कि मतलब आपका जो है आपको सही से दिख रहा है या नहीं, या कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है। अब यहाँ पे सबको समझ में आ गया है ना, तो याद हो गया होगा सबको। अब देखिए इसको जो है हम इसका हिंदी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिंदी। अब हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो हिंदी बोल सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान हो, आणविक सूत्र क्या हो, समान हो, परंतु कार्बन श्रृंखला में, किसमें जी, कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब यहां जिसको ब्रांच बोल रहे थे, प्रतिस्थापी या क्रियाशील समूह या द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति भिन्न भिन्न हो, की स्थिति क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिति समावयव बोलेंगे। और ये जो घटना घट रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्थिति समावयवता। तो चलिए इसका हिंदी लिखते हैं जल्दी से। तो याद रखेंगे कि जब 2 या, चलिए लिखते चलें, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान हो परंतु कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी यानी कंस्टिट्यूएंट को क्या बोल रहे हैं, प्रतिस्थापी, या को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लैश देके, या
क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह या द्विबंध, या द्विबंध, या द्विबंध, द्विबंध भी बोल सकते हैं या द्विआबंध भी बोलते हैं, द्विआबंध या त्रिआबंध, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड को त्रिबंध भी कहा जाता या त्रिआबंध भी कहा जाता है। त्रिबंध बोलिए या फिर त्रिआबंध। तो क्या बोल रहा है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान हो परंतु कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी या क्रियाशील समूह या द्विआबंध या त्रिआबंध, या फिर इसको द्विबंध भी बोल सकते हैं या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध, जिसको ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बोल सकते हैं। तो द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति भिन्न भिन्न हो, भिन्न हो तो उसे क्या कहेंगे, थोड़ा नीचे हो जाता है बोर्ड, तो उसे स्थिति समावयव कहते हैं। और ये जो घटना घट रहा है और इस घटना को स्थिति समावयवता कहते हैं, स्थिति समावयवता कहते हैं। तो याद रहेगा सबको। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र क्या हो, समान हो। चलिए आज याद कीजिए मेरे साथ, चलिए बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र क्या हो, समान हो, परंतु कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी, क्या लिखा हुआ है, प्रतिस्थापी या क्रियाशील समूह या द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति भिन्न भिन्न हो तो उसे स्थिति समावयवता, तो उसे क्या कहते हैं, स्थिति समावयव कहते हैं। और इस घटना को स्थिति समावयवता कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, स्थिति समावयवता कहते हैं, स्थिति समावयवता। तो याद रखना है कि यहाँ पे जो कार्बन चेन होगा वो सभी कंपाउंड्स में क्या होगा, सेम होगा। कार्बन का जो मतलब श्रृंखला होगा, कार्बन जो चेन होंगे, यदि 5 कार्बन का चेन है तो 5 ही रहेगा, चेन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तभी ये पोजीशन कहलाएगा, नहीं तो फिर चेन आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करें, फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए आइए, तो अभी हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म का क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म सबको समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, क्या बताए थे अभी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा MF, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये क्या होना चाहिए, सेम, क्या होना चाहिए। लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए इसका पोजीशन। तो किसका पोजीशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्या बताए थे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या डबल बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये शॉर्टकट खाली बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, डिफरेंट, DIFF का मतलब क्या है, डिफरेंट, क्या होना चाहिए, पोजीशन। तो किसका पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जैसे मान लिया जाए CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे OH क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, TB का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबको समझ में आ रहा है। पोजीशन आइसोमर, PI, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, PI मतलब क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करें। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले सेम होगा। MF का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, आणविक सूत्र समान, डिफरेंट बट डिफर इन या डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब बता दिए, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो। फंक्शनल ग्रुप जैसे बता रहे हैं OH हो सकता है। DB का मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है, और TB का कोई पोजीशन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखेगा कि आइसोमर्स मस्ट हैव
सेम कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन। लेकिन यहाँ पे पी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, पी का मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म है, इसमें हमेशा याद रखिएगा जो कार्बन चेन होगा, नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन जो होगा वो जो है नंबर ऑफ कार्बन चेन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि जितने भी आइसोमर्स होंगे उसमें कार्बन का चेन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। यदि 4 कार्बन का चेन है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5। अभी आपको एग्जांपल बताते हैं, सबको समझ में आ गया? तो बच्चे याद रखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या तो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, या डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो चलिए एक एक हम लोग क्या करेंगे, अभी एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण में देखिए, एक उदाहरण देते हैं, एल्कोहल का ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एल्कोहल का। तो एल्कोहल का उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 C3H8O है। ये जो है एग्जाम्पल एक्चुअली एल्कोहल है। क्या है आपका, एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है आपका, एल्कोहल। अब इसका आइसोमर्स हम लोग लिखेंगे तो C3 है। ठीक है, तो कार्बन कितना है, 3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं CH3 CH2OH। अब यहाँ पे देखना है इसका, ये पहला लिख रहे हैं हम लोग, हमें लिखना है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन कार्बन कितना है, 3 है। कार्बन कितना है, 3, मतलब हर एक चेन में कार्बन की संख्या कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे देखिए, तो भाई कार्बन यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 1 2 और 1 कितना हो गया, 3। आईपीसी का रूल में पढ़ाया गया था सबको कि हम लोग काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर आपका फंक्शन ग्रुप पहले आता है। तो इधर से काउंट हुआ, तो कितने कार्बन हुए, 1 2 3। ठीक है, अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो प्रोपेन हो गया। और कितना नंबर में OH है, 1 नंबर में, तो क्या लगा देंगे, OL। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया आपका कि प्रोपेन 1 OL। और इसमें क्या किया जा सकता है, तो अभी जो है आपका एल्कोहल, OH यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है। OH क्या है यहाँ पे, एल्कोहल। एल्कोहल का जो सफिक्स होता है, एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो OL होता है। याद रखिएगा, OH का मतलब यहाँ हो गया एल्कोहल। क्या हो गया, एल्कोहल। आ रहा है समझ में? और एल्कोहल का जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स यानी कि नाम के जो बाद में जुड़ता है, वो क्या होता है, OL। क्या होता है, OL। तो कहने का मतलब प्रोपेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने नंबर में एल्कोहल है, तो पोजीशन क्या है इसका, 1। पोजीशन क्या है आपका, 1। लेकिन इसको एक तरीका से और लिखा जा सकता है, आप ध्यान पूर्वक देखें। अभी एल्कोहल है, इस एल्कोहल को हम क्या करें, 2 नंबर में ले आए। 2 नंबर में लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ के एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, 1 नंबर कार्बन में चला जाएगा, और OH कहाँ चलाएगा, 2 नंबर कार्बन में। तो ये बन जाएगा CH3 और CHOH, और क्या हो गया, CH3। आप साफ साफ देख सकते हैं कार्बन का यहाँ जो चैन है वो 3 कार्बन का, यहाँ भी देख सकते हैं 3 का है। अब कोई बोलेगा सर OH हम उठा के यहाँ ले आएंगे। अरे भाई, यहाँ लाने से कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए फायदा नहीं होगा क्योंकि फिर से ये कितना नंबर में आ जाएगा, 1 नंबर में आ जाएगा। तो यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए काउंट करेंगे तो इधर से भी करेंगे 2 नंबर, इधर से भी करेंगे 2 नंबर, तो जिधर मर्जी हो उधर से कीजिए। तो 1 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि पहला जो है OH जो है एल्कोहल कितने नंबर में थे, 1 नंबर में था। अब कितना दिख रहा है, 2 नंबर। लेकिन कार्बन का जो चैन है वो कितने का है, 3 ही है। इसमें भी 3 ही था, 1 2 3। इसमें भी कितना है, 1 2 3। तो कार्बन के चैन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी पोजीशन आइसोमेरिज्म संभव है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन। अब देखिए एल्कोहल कितना नंबर में है, एल्कोहल का सफिक्स बता चुके हैं, OL होता है। अब यहाँ पे देखिए एल्कोहल जो है कितना नंबर में है, 2 नंबर में है, तो क्या लिखेंगे, 2 और OL क्या हो जाएगा, 2L। तो ये पोजीशन है कि नहीं, क्योंकि पोजीशन में कार्बन का जो चेन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1-2 उदाहरण बताते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। और दूसरा बोला गया था जैसे कि आपका जो है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं क्या चीज़, मतलब कोई कार्बन का जैसे 6। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से देखेंगे। मान लें C6H14 है। C6 कितना है,
H14, ठीक है। ये दूसरा उदाहरण है, हम लोग इसका आइसोमर देखते हैं, है ना, पोजीशन आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लिया जाए एक नंबर हम देख रहे हैं CH3 CH CH3, तो 1 2 3 हो गया, 1 4 5 और 1 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ पे कोशिश करेंगे समझने का। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितने टोटल 6, तो गिनिए, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। कितने कार्बन हो गए? 6। तो कार्बन कितने हो गए पता चल गया। कार्बन यहाँ पे हो गए आपका 6, 1 2 3 4 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आ रहा है सबको? कार्बन हो गए आपका 6। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 और 3 6 7 2 9 2 11 11 और 3 14। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 14। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इट मीन्स कार्बन ओनली 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं? 4 ही बॉन्ड बना सकता है। कार्बन टोटल जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया 3 3 6 1 7 2 9 2 11 और 3 14। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? तो ये हुआ कि नहीं? ये फॉर्मूला क्या हो गया? C6H14 हो गया। C6 कितना हो गया? H14 हो गया। अब बात समझिए, अभी इसका नाम लिखेंगे तो काउंटिंग उधर से होगा। इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये जो दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। और यहाँ पे OH जो था ये फंक्शनल ग्रुप था। ये क्या था आपका? फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए टोटल कार्बन को यदि देखा जाए तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4 और 1 5। क्योंकि काउंटिंग उधर से होगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शन ग्रुप या डबल बॉन्ड पहले मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका नाम यदि हम लिखें तो 2 नंबर में आ रहा है CH3, तो क्या बोल सकते हैं? 2 मिथाइल। क्या बोल सकते हैं? 2 मिथाइल। काम हो गया, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है? 5। तो 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो 2 मिथाइल क्या हो गया? पेंटेन। ठीक है, और क्या किया जा सकता है? कोई बोलेगा सर हम इसको उठा के यहाँ रख देंगे, बुड़बक यहाँ रखेंगे तो फिर तो ये लंबा चेन हो जाएगा, यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि हमें चेन आइसोमेरिज्म नहीं लिख रहे हैं, पोजीशन में याद रखिएगा, यदि पहला में टोटल कार्बन कितना है? 5 है। कितने हैं? 5। तो हर में कितना दिखना चाहिए? 5। कार्बन का जो मतलब यहाँ पे चेन है ये कितने का है? 5 का है। तो दूसरा भी बनाएंगे तो उसमें 5 ही होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। जैसे 4 हो जाएगा तो वो आ जाएगा चेन के अंदर। तो CH3 हम चाहते हैं, ये अब 2 नंबर में था, अब जो है यहाँ पे कर दें तो CH3। देखिए अभी पोजीशन कहाँ था? यहाँ पे थे, इसको यहाँ पे बैठा दिए तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए, साफ साफ देखिए, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है कितने नंबर पे आ जाएगा? यदि हम इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 नंबर में आता है, और इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 में आता है। तो कहीं इसमें गिनती कीजिए, 1 2 3 4 और 1 5। अब देखिए यहाँ पे टोटल कार्बन कितने थे? यहाँ पे जो है टोटल कार्बन का जो चेन है आपका 5 थे। कितने थे? 5। तो यहाँ भी कितना दिख रहा है? यहाँ भी आप देख सकते हैं टोटल कार्बन का जो चेन है वो कितना है? 5 है। टोटल कार्बन का चेन कितना है? 5 है। कितने हैं आपका? 5 है। तो इधर 5 तो इधर भी कितना है? 5 है। चलो पोजीशन सेटिस्फाई है। तो कहने का मतलब इसका नाम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर में CH3 है, तो आपको पहले बता चुके हैं CH3 रहे तो क्या पढ़िएगा? मिथाइल। अब मिथाइल इसको क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि एल्किल ग्रुप का है। किसके है? R को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप है। फिर C2H5 दिखे तो इसको क्या पढ़िएगा? इथाइल। क्या पढ़िएगा? 2 है तो इथाइल, इथाइल। समझ में आ रहा है? तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। और क्या चीज? 5 कार्बन, तो क्या बोलेंगे? पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। तो पोजीशन में एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन का जो चेन है उसमें बदलाव नहीं होगा। यदि बदलाव होना होगा तो वो होगा फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है, या जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे ब्रांच के रूप में होगा उसमें चेंजिंग आएगा, या फिर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें चेंजिंग आएगा। समझ में आ रहा है? पोजीशन में कान खोल के, कान में रुई डाल के सुन लिया।
पोजीशन आइसोमेरिज्म के केस में, किसमें? पोजीशन आइसोमेरिज्म के केस में कार्बन चेन का जो संख्या है, नंबर्स ऑफ कार्बन, चेन में जितने कार्बन की संख्या है सब में क्या होना चाहिए? सेम। यदि 4 है तो सब में 4, 3 है तो सब में 3, 5 है तो सब में 5 और 6 है तो सब में। सिर्फ यहां पे अपना पोजीशन कौन चेंज कर सकता है? या तो फंक्शनल ग्रुप। साफ साफ एग्जांपल देखिए, OH यहां पे क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल यहां पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये पोजीशन चेंज किया, पहले कितना नंबर में था? 1 में, अब कितना हो गया? 2 नंबर में। लेकिन कार्बन का जो चेन है वो 3 था। कार्बन टोटल कितने कार्बन का चेन थे? 3 ही रहेगा। उसी प्रकार यहां पे देखिए, इसमें भी 5 कार्बन का चेन है, तो इसमें भी कितना कार्बन का चेन है? 5। तो कार्बन का चेन में जो नंबर्स ऑफ कार्बन एटम है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सबको समझ में आ गया? अब एक उदाहरण और आपको बता दें, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट करें कि हाँ समझ में आ रहा है। दिक्कत हो तो कमेंट करें कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म, जो बेसिक पढ़ा चुके हैं, नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ा चुके हैं, तो वो लोग जो पढ़े हुए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि कोई किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। कितना बात याद रखना है पोजीशन आइसोमेरिज्म? पहला, केमिकल फार्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ठीक है, आगे समझ में। डिफर इन पोजीशन ऑफ क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप, या फिर डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन एक बात हमेशा कान में बैठा लें, दिल दिमाग में बैठा दें कि पोजीशन आइसोमेरिज्म के केस में जो नंबर्स ऑफ कार्बन एटम होते हैं चेन के अंदर, वो कभी चेंज नहीं होता है। वो हमेशा हर एक आइसोमर्स के लिए क्या होगा? सेम। ये कंडीशन है किसका? पोजीशन आइसोमेरिज्म का। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म में एक उदाहरण और दिखाते हैं कि अभी बताए थे कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपको दिया हुआ है C4H8 और आपको पता है C4H8 मतलब CnH2n। CN ये फॉर्मूला किस में आ जाएगा? CnH2n। CN ये किस पे है? CnH2n, ठीक है। मान लीजिए n का वैल्यू कितना है? 4, तो C4H2 × 4 तो कितना हो जाएगा? C4H8। अब आपको पता है ये जो फॉर्मूला है किसका है? एल्किन का। किसका है? एल्किन का। एल्किन का जो सफिक्स होता है क्या होता है? सफिक्स वो क्या होता है? ENE होता है। क्या होता है? ENE होता है। क्या होता है? सफिक्स ENE। तो ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं कि इसमें हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाना है। पोजीशन आइसोमर्स के बारे में बात करनी है। तो देखिए, इसको लिखेंगे तो आपको पता है कि एल्किन के केस में ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसमें एल्किन के केस में यहाँ पे 2 कार्बन के बीच एक जगह कम से कम क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका CH3 है या फिर मान लिया CH2 है। क्या आपका? CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया CH3। अब यहाँ पे देखना है, फॉर्मूला मैच करवाना है। कार्बन कितना है? 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। तो C4 हो गया। हाइड्रोजन 8 है, 3 2 5 1 6 और 2 8। 3 2 5 1 6 और 2 8, यानी कि हाइड्रोजन कितना है? 8। मिल गया। अब इसका नाम यदि हम ले लिखें तो देखिए, काउंटिंग उधर से होता है जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले से आएगा। तो 1 2 3 और 1 कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसका नाम यदि हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नाम। तो टोटल कार्बन कितना है? 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। जैसे 1 कार्बन है C1, क्या बोलते हैं इसको? 1 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? मिथ। अरे बोलते हैं ना। C2 को क्या बोलते हैं? इथ। C3 को क्या बोलते हैं? प्रॉप। C4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और C5 को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। C6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। C7 को क्या बोलते हैं? C7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? तो हेक्स हो गया। उसके बाद क्या बोलेंगे? हेप्ट। सो ऑन। 8 को ऑक्ट बोलते हैं। यदि C8 हुआ तो क्या बोलेंगे इसको? ऑक्ट। C9 होता है तो C9 को बोलते हैं नॉन। क्या बोलते हैं? नॉन। और C10 को बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं? डेक। तो ये सब तो आपको पता है। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 को क्या लिखेंगे जी? ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो डबल बॉन्ड जो है 1 नंबर कार्बन पे है और 2 नंबर पे कार्बन, तो लोअर नंबर लेते हैं, तो 1 और 2 के बीच है, तो छोटा संख्या कौन है 1 और 2, तो 1, तो ब्यूट 1 और क्या लिख देंगे ये नहीं, तो एक आइसोमर्स तो ये हो गया। एक आइसोमर्स क्या हो गया। पोजीशन में हमेशा ध्यान रखना है, पोजीशन में ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो कार्बन का जो चेन है उसमें कार्बन एटम का जो संख्या है नंबर है वो कभी बदलेगा नहीं। यदि 4 कार्बन का आपका कार्बन चेन है तो 4 ही रहेगा, 5 कभी नहीं होगा। दूसरा यदि हम देखेंगे तो दूसरा आप देख सकते हैं, अब ये जो है 1 नंबर पे है डबल बॉन्ड, अब इसको हम चाहते हैं 2 नंबर में कर दे, तो इसको उठा के कहाँ कर देंगे यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा CH3। अब इसका काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 और कितना हो गया 4। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड देख सकते हैं, यहाँ पे यदि कार्बन एटम की संख्या देखें चैन में तो वो कितना है 4 ही है, 1 2 3 4। यहाँ भी कितना है 1 2 3 4, तो दोनों जगह कितना हो गए 4 हो गए। अब इसका नाम लिखेंगे तो ब्यूट है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट। अब देखिए पोजीशन चेंज हो गया, तो किसका चेंज हुआ पोजीशन, डबल बॉन्ड का। पहले 1 नंबर में है, अब कहाँ चला आया, ये 2 नंबर में आ गया था ब्यूट, उसके बाद 2 लिख के क्या लिख देंगे ENE, तो हो गया ब्यूट 2 ENE, ब्यूट 2 ENE। अब देखिए कोई पूछे, कोई बोलेगा सर ये डबल बॉन्ड को हम यहाँ कर देंगे, कोई फायदा है नहीं, क्योंकि फिर काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। समझ में आ रहा है, तो फिर से कितना नंबर में आ जाएगा 1 नंबर। तो देखिए पोजीशन में हमें एक चीज पता चला कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो कार्बन का जो चेन होता है उसमें नंबर्स ऑफ कार्बन एटम में कोई चेंजिंग, ये बार बार इसलिए बोल रहे ताकि आपको ध्यान रहे, नहीं तो बच्चे गड़बड़ करेंगे। पता चला चेन का जो संख्या है वही वो चेंज कर देंगे, कार्बन एटम का जो चेन में संख्या है नंबर है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया। इस डबल बॉन्ड पहले कितना नंबर में था 1 नंबर में, अब कितना चल गया 2 नंबर में, अरे चेंज आया कि नहीं। तो यहाँ पोजीशन में चेंज आता है, तो यहाँ पोजीशन में कौन रहेगा, पोजीशन में कौन रह सकता है, या तो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, याद रखिएगा क्या रहेगा, या तो फंक्शनल ग्रुप रहेगा या तो कंस्टिट्यूएंट रहेगा। कंस्टिट्यूएंट का मतलब CH3 हो सकता है या C2H5, उसके बाद या फिर कोई और हो सकता है, या फिर आप ले सकते हैं डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया सबको। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोग पढ़े पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो सब लोग थम्स अप करके बताएंगे कि समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म इस तरह से आज हम देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या सीखेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सबको समझ में आ गई बात। इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट करते जाएंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया तो सब लोग लाइक करें और थम्स अप करें ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे, आप लोग नोट डाउन करेंगे, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अब वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्या चीज़, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के साथ। किसके, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म के साथ हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग इस तरह से देखें पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ठीक है बच्चे, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।